नमस्कार बंधुओं, अनुस्वार मंच पर डॉक्टर संजीव कुमार के साथ आज आप फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत से, एक नए साहित्यकार से, और हम करेंगे उनकी पूरी की पूरी साहित्य यात्रा का विचार विमर्श। आज हमारे साथ हैं इस श्रृंखला में डॉक्टर नीरज दहिया, जो राजस्थानी और हिंदी में विगत कई वर्षों से सृजन कर रहे हैं, अनुवाद कर रहे हैं, संपादन का काम कर रहे हैं। एक आलोचक, कवि, अनुवादक और संपादक के रूप में उन्होंने अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। अनेक विधाओं में उन्होंने रचनाएं की हैं और तकरीबन 40 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। आज हम उनसे पड़ताल करेंगे उनके साहित्य यात्रा की और खोजबीन करेंगे कुछ नई बातों की। स्वागत है नीरज दहिया जी। संजीव कुमार जी आपका स्वागत कर रहे हैं। धन्यवाद सर, धन्यवाद। सबसे पहले तो हम आभार व्यक्त करना चाहेंगे कि आपने बड़ी शॉर्ट नोटिस पे इस कार्यक्रम के लिए स्वीकृति दे दी। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत सारे कवियों लेखकों से इस मंच के माध्यम से परिचित करवा रहे हैं, कुछ जानी हुई बातें, कुछ अनजानी बातें। अच्छा कार्य कर रहे हैं, अच्छे कार्य में सहयोग करना ही चाहिए। धन्यवाद, अवभाग्य। तो आज की चर्चा शुरू करते हैं आपकी साहित्यिक यात्रा के प्रारंभ से और बात करेंगे साहित्यिक यात्रा के अब तक के लैंडमार्क्स की और अब तक के अचीवमेंट्स की। शुरुआत में हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी साहित्यिक यात्रा का प्रारंभ कब, कैसे और किसकी प्रेरणा से हुआ? अब इस मुकाम पर आकर अगर मैं विगत पन्नों को पीछे टटोलता हूँ तो ठीक कोई तारीख मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे बचपन में मैं मिडिल स्कूल में था, उस समय कुछ लिखने की रुचि जगी जी। और इसका मुख्य कारण ये रहा कि मेरे पिता एक राजस्थानी के प्रतिष्ठित लेखक रहे, तो एक पारिवारिक माहौल मिला मुझे। अपने घर पर ही पुस्तकालय मिला, एक पुस्तक से प्रेम करने वाला रचनाकार के रूप में भी पहचाना जाने लगा राजस्थानी में। विशेष रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा जो आरंभिक लेखन था, झुकाव था, वो घर में जो पत्र पत्रिकाएं आती थी, अखबार आते थे और जो किताबें देख रहा था मैं, उनसे हुआ। और साथ ही साथ में एक हमारे मेरी स्मृति में आते हैं, हमारे शिक्षक थे, खेल शिक्षक गेलू जी। वो खेल कालांश में कुछ पुस्तकें लाइब्रेरी से लेकर हमको सुनाया करते थे बिठा के। मैं अब भी याद करता हूँ कि हमारे राजस्थानी के बहुत प्रतिष्ठित कहानीकार, उपन्यासकार अन्नाराम सुदामा हुए हैं, वो सुदामा जी के उपन्यास की भूमिका सुना रहे हैं बड़े मनोयोग से। तो ये एक बालमन पर साहित्य का प्रभाव था। और उसके ठीक बाद में मैं पाता हूँ कि मेरे पिता को राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी पुरस्कार मिला। तब मैं 9वीं 10वीं क्लास में रहा होगा और उसमें अनाउंसमेंट किया गया स्टेज से, तो वो भी एक अचीवमेंट कह सकते हैं कि उस बालमन पर हुआ, जिसके कारण से मैं लेखन की ओर निरंतर आगे बढ़ता गया। बहुत सुंदर। आपके पिताजी की भी तो प्रकाशन हुई है पुस्तकें, वो एक उद्भूत लेखक थे, बहुत अच्छा लेखक। मेरे पिताजी सावर दहिया साहित्य अकादमी नई दिल्ली से मुख्य पुरस्कार विजेता रहे। उनका कहानी संग्रह जो अध्यापक जीवन की कहानियों पर लिखा हुआ था, 10 कहानियों का संग्रह है, एक दुनिया महारी, जिसका हिंदी अनुवाद भी साहित्य अकादमी ने प्रकाशित किया। 1985 में वो पुरस्कृत हुए, लेकिन संयोग से वो उम्र कम लेकर आए थे, केवल 44 की उम्र में वो संसार से चले गए। उन्होंने राजस्थानी में, कहानी में, कविता में, व्यंग में, संपादन के क्षेत्र में विपुल कार्य किया और बहुत सारा जो कार्य उनका अप्रकाशित रह गया था, उनके नहीं रहने पर उसको प्रकाश में लाने का मैंने कार्य किया। लगभग 5 साल तक मैं इस प्रक्रिया में रहा कि मेरे पिता के अप्रकाशित कार्यों को प्रकाशित कर सकूं। तो ये जो सिलसिला था, इसको भी मैंने बहुत करीब से, भावना से, मनोयोग से किया, तो मैं कुछ सीख पाया।
निश्चित रूप से बुजुर्गों से के अभिव्यक्ति से, उनकी रचनाओं से, उनके कार्यकलापों से हम सीखते हैं। ये स्वाभाविक है कि आपने उस कार्य को एक प्रकाशित रूप दिया, तो बहुत अच्छा किया। एक सच्ची श्रद्धांजलि यही हो सकती है। तो इस श्रृंखला में देखने वाली बात यह है कि आपका प्रथम प्रकाशित रचना लगभग कब की है और कौन सी? मेरी जो पहली किताब है वो कह सकते हैं छपी भी और नहीं भी छपी। अरे ऐसे? ये एक किस्सा सा बन गया है कि मैंने आरंभ में लघु कथाएं लिखी थी और राजस्थानी में लघु कथाओं की पांडुलिपि राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी बीकानेर के सहयोग से प्रकाशित होनी थी जी। उसकी कुछ प्रतियां हमारे जो प्रकाशक थे उन्होंने प्रकाशित की, लेकिन वो पूर्ण रूप से मार्केट में नहीं आ पाई। उसका मुख्य कारण ये रहा कि वो कहीं दिल्ली में रह गई और नहीं आ पाई, और उन्होंने कहा कि बाद में प्रकाशित करेंगे, लेकिन बाद में वो ऐसा संभव नहीं हुआ कि प्रकाशित हो पाती। तो कई बार कुछ घटनाएं दुर्घटनाएं जीवन में चलती है। ये लगभग 1989 की बात है। उस समय अगर किताब आती और एक लेखक के रूप में मैं जारी रहता तो हो सकता है मैं लघु कथाओं के क्षेत्र में खूब काम कर पाता, लेकिन एक त्रासदी हुई कि प्रकाशित हुई भी नहीं भी हुई, तो लघु कथाओं का जो क्रम था लिखने का वो बाद में थोड़ा कम हो गया। उसके बाद वो किताब कहाँ है? आपके पास है उसकी प्रति? उसकी एक दुर्लभ प्रति मेरे पास में है। ऐसा करिए उस दुर्लभ प्रति को मत दीजिएगा किसी को, उसकी फोटो कॉपी करा के हमको भेज दीजिए। ठीक है, भेजते हैं आपको, है ना? आपकी प्रथम पुस्तक शायद मेरे द्वारा ही छपनी है। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। तुमसे भेजिए हम। अच्छा, आप तो कई विधाओं में काम करते हैं, आलोचना भी करते हैं, कथाएं भी लिखते हैं, उपन्यास भी लिखते हैं, कविताएं भी करते हैं, लेकिन इन सब के बीच में आपकी रुचि की विधा कौन सी है, सर्वाधिक रुचि जिसमें हो? देखिए, मैं आपको बहुत सच्चाई के साथ में अगर कहूं तो मेरा जो जुड़ाव है वो मेरी मातृभाषा की ओर अधिक रहा है, राजस्थानी की ओर। जी जी। लेकिन मैं हिंदी के प्रति भी पूरा सम्मान करता हूँ और साथ में ये भी जानता हूँ कि अगर भारतीय साहित्य का कोई स्वरूप बनेगा तो केवल हिंदी से नहीं बनेगा। भारत की अलग अलग प्रांतीय भाषाएं मिलकर एक भारतीय साहित्य का स्वरूप बनाती है। आई एग्री सर। तो हिंदी में भी मैंने लिखा है। हिंदी में कविता संग्रह आए हैं, आलोचना की किताब आई है, साक्षात्कार की किताबें आई है, और राजस्थानी के बहुत सारे अनुदित पुस्तकें भी हिंदी में आई है। लेकिन मूल रूप से राजस्थानी में आधुनिक साहित्य में जो विकास का दौर था उसको मैंने देखा, समझा, और मैंने पाया कि बहुत सारे काम राजस्थानी में नहीं हुए, उनको किया जाना आवश्यक है। और बहुत बड़े स्तर पर अगर हम उस काम को करते हैं तो आधुनिक साहित्य समकालीन भारतीय साहित्य के समकक्ष पहुंचने की एक प्रक्रिया में रहेगा। तो इस सोच के साथ में राजस्थानी में मैंने कविताएं लिखी, आलोचनाएं भी लिखी और बाल साहित्य में भी काम किया, अनुवाद के क्षेत्र में भी काम किया, संपादन के क्षेत्र में काम किया। कहने का अभिप्राय यह है कि आधुनिक साहित्य को भारतीय पटल पर रखने के साथ साथ में भारतीय पटल पर जो साहित्य है, विभिन्न समकालीन साहित्य जो अनुवाद के माध्यम से हिंदी में उपलब्ध है, उसको देखते हुए मुझे जो लगा कि राजस्थानी साहित्य में ऐसा कुछ होना चाहिए। जी तो यहाँ त्रासदी ये है कि प्रकाशन की समस्या है, राजस्थानी भाषा को मान्यता नहीं मिली हुई है। वो पाठ्यक्रम की भाषा है जरूर, लेकिन वो प्राथमिक शिक्षा में नहीं है। उसमें 11वीं और 12वीं कक्षा में है, कॉलेज में पढ़ाई जाती है, विश्वविद्यालय में पढ़ाई जाती है, नेट स्लेट में है, साहित्य अकादमी से मान्यता प्राप्त है। सरकार ने राजस्थानी साहित्य भाषा विकास के लिए राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी की स्थापना कर रखी है। लेकिन खेद का विषय है कि पिछले 5-7 सालों से वहां अध्यक्ष नहीं है। सरकार, राजस्थान सरकार और भारत सरकार से हम राजस्थानी के लेखकों की, राजस्थान की जनता की ये मांग निरंतर बनी हुई है कि राजस्थानी भाषा को मान्यता दे। साथ ही साथ में नई शिक्षा नीति के अंतर्गत जो समस्त नीति का सार है, और ये और साथ में कह सकते हैं कि महात्मा गांधी ने इस बात को
बहुत जोर से कहा था कि बच्चों की जो प्राथमिक शिक्षा है वो मातृभाषा में होनी चाहिए। तो राजस्थान के बच्चों की शिक्षा नियमानुसार प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में नहीं हो रही है। ये सरकारी नियमों का उल्लंघन सरकार स्वयं कर रही है। हम चाहते हैं कि सरकारी स्तर पर जो नीति बनी है उस नीति में जो लिखा गया है कि बच्चे को मातृभाषा में शिक्षण कार्य होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, गांधी जी ने माना, गांधी जी कोई भारत के नहीं, आज गांधी एक विश्व के बहुत बड़े युग पुरुष के रूप में जाने जाते हैं। जी जी। उनकी किसी भी उक्ति का, किसी भी बात का, किसी भी विचार का बहुत बड़ा महत्व है। तो निश्चित रूप से गांधी के विचारों की आलोक में और जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी है, हमारे जो शिक्षाविद मनोवैज्ञानिक कहते हैं, पॉलिसी बनाने वालों ने जो कहा है उसकी पालना राजस्थान में होनी चाहिए। और राजस्थान में जो प्राथमिक शिक्षा है वो मातृभाषा राजस्थानी में होगी, तो इससे एक राजस्थानी भाषा को बल मिलेगा। बल मिलेगा, बिल्कुल ठीक है। तो कविता और अन्य विधाओं, कवितेतर विधाओं के में क्या हिस्सेदारी है विभिन्न विधाओं की आपके लेखन में? अंदाजा? देखिए, जो कविता मैं लिखता हूँ या मुझसे जो कविता लिखी जाती है, लिखी गई है, अच्छा, पीछे कुछ न कुछ कारण रहा है। मेरा मानना है कि लेखक, या ये कह सकते हैं व्यक्तिगत रूप से, मैं ऐसा लेखक नहीं हूं कि एक कागज और कलम उठाई और मैं कविता लिखने बैठ गया। कविता लिखना कोई एक यांत्रिक प्रक्रिया नहीं है। मेरा मानना है कि जैसे हम परिवार में भोजन पकाते हैं प्रतिदिन, उस प्रकार कविता को प्रतिदिन वो कोई समर्थ कवि कर सकता होगा, करता होगा, नहीं कर सकते, मेरे बस में नहीं है। मैं आपको बताऊं, क्षमा करेंगे इंटरप्शन के लिए, कि मैंने अपनी पुस्तक प्रबंध काव्य उर्वशी शुरू की आज के 5 साल पहले, बल्कि 6 साल पहले, और मुझे टोटल 5 साल लगे उसको पूरा करने में। तो जब आप चाहो कि लिख लो, ये जरूरी नहीं कि कविता आप लिख सकते हो, ये अंतर्मन की चीज है, अपने आप लिखाती है। इसमें मैं आपकी बात से पूरा सहमत हूँ। जीवन की कुछ अनुभूतियां होती है, कुछ ऐसे उतार चढ़ाव होते हैं जीवन में। मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो एक लेखक के रूप में जो पीड़ा है, जो दर्द है, जो तकलीफ है, जो हर्ष है, जो कुछ भी मनोभाव है, वो शब्दों के माध्यम से जो कविता में ढल जाते हैं, तो वो एक काल को, एक समय को, एक अनुभूति को शब्दों में केंद्रित कर देते हैं। जी सर। तो अगर ऐसी कविता होती है तो उसकी सार्थकता होती है। जो मेरा पहला कविता संग्रह आया साख, उसमें इस प्रकार की कुछ कविताएं हैं, जिसमें मेरे पिता के न रहने की पीड़ा को मैंने लिखा है, साथ में जो पारिवारिक स्थितियां बदलती है उसको लिखा है। और उसके बाद में मैंने प्रयास किया कि राजस्थानी में लंबी कविता हो। तो लंबी कविता में एक देशुंटो नाम से कविता संग्रह मेरा छपा, जिसमें पिता और परमपिता के श्लेष को साथ में निभाने की कोशिश की है। देशुंटा का अभिप्राय है निर्वासन। तो ये जो 2000 में प्रकाशित हुई थी किताब निर्वासन, जिसका राजस्थानी में नाम है देशुंटो, जिसको कह सकते हैं देश निकाला। तो उसमें मैंने अपने पिता और परमपिता दोनों को एक श्लेष में बांधते हुए लंबी कविता में अपने उद्गारों को प्रकट किया है। व्यक्ति के जीवन और मरण और इस संसार में उसकी गति करने के कुछ सवालों को लेकर ये कविता थी। इसी दौर में मुझे लगा कि राजस्थानी में कुछ भारतीय भाषाओं के श्रेष्ठ कवि जो है उनको अनुवाद के जरिए लाना चाहिए। इस सिलसिले में मैं यही कालखंड था जब पंजाबी की प्रख्यात कवित्री अमृता प्रीतम जी से मिला, और 2000 में ही मेरा एक संग्रह आया जो उनका ज्ञानपीठ से पुरस्कृत संग्रह है, उसका राजस्थानी में अनुवाद कागज और कैनवास नाम से राजस्थानी में उसका अनुवाद किया। इसके साथ ही 1985 में जब केंद्रीय साहित्य अकादमी मेरे पिता सावर दैया को मिला था, उनकी राजस्थानी कहानियों की किताब एक दुनिया महारी, उसके साथ ही हमारे हिंदी के बहुत प्रख्यात कहानीकार बिरबल वर्मा को 1985 में पुरस्कार मिला था कव्वे और काला पानी। मैं उनकी कहानियों से आरंभ से प्रभावित रहा, तो मैंने कव्वे और काला पानी का साहित्य अकादमी नई दिल्ली के लिए राजस्थानी अनुवाद किया।
और साथ में यहाँ यह भी आपको बताना चाहूंगा कि निर्मल वर्मा के कथा साहित्य में आधुनिकता बोध विषय पर मैंने आगे चलकर शोध भी किया, और ये शोध जो है इंडिया नेट बुक द्वारा बाद में प्रकाशित हुआ है। तो निर्मल वर्मा के कहानी संग्रह और उनके साहित्य, कथा साहित्य को लेकर मेरी आरंभ से आप कह सकते हैं कि उनके पुरस्कार होने से पहले, जब से मैंने इस संसार में कदम रखा, साहित्य के संसार में, तब से मैं हिंदी लेखकों में कहानी में जो परिवर्तन आ रहा था, परिंदे के माध्यम से परिवर्तन आया, तो मैं इससे बहुत प्रभावित रहा। असल में ऐसी कहानियां राजस्थानी में नहीं है, इतनी लंबी और इस प्रकार के सूक्ष्म मनोभावों को प्रकट करने वाली कहानियां नहीं थी। इसलिए मैंने उस कहानी संग्रह का राजस्थानी में अनुवाद किया साहित्य अकादमी के लिए, जो साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित हुआ जी। इसके साथ ही ये वो समय था जब मेरे पिता इस संसार में नहीं रहे, तो मुझे बहुत स्नेह देने वाले एक कवि रहे जो मेरे पिता के मित्र रहे, आदरणीय मोहन आलोक। मैंने मोहन आलोक की साहित्य अकादमी से पुरस्कृत कृति गै गीत का हिंदी में अनुवाद किया। वो भी साहित्य अकादमी द्वारा 2004 में प्रकाशित हुआ। तो निश्चित रूप से इस प्रकार के कार्यों को करते हुए मैंने बहुत कुछ सीखा कि आप जब पंजाबी से अनुवाद करते हैं, हिंदी से अनुवाद करते हैं, राजस्थानी से हिंदी में अनुवाद करते हैं और अध्ययन करते हैं, तो निश्चित रूप से आप समकालीन साहित्य के बारे में अपने दृष्टिकोण को व्यापक ढंग से रख सकते हैं, कुछ भीतर करते हैं, तो निश्चित रूप से उसका आपके लेखक के जीवन पर भी असर पड़ता है। जी, आपका रचना संसार बड़ा व्यापक हो गया है, जिसमें बहुत सारी विधाओं पे आपने काम किया। वर्सेटाइल ऑथर कह सकते हैं आप। तो जी, ये काम करना जो था एक मिशन के तौर पे था। मैं इसी क्रम में आपको अपने कुछ अनुभव और साझा करना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मोहन आलोक से एक पारिवारिक आत्मीय लगाव रहा, उन्हें स्नेह मिला मुझे। एक नाम कन्हैयालाल भाटी है जो मेरे पिता के मित्र रहे और उन्होंने एक दुनिया हमारी का अनुवाद भी किया। तो ये जो दोनों रचनाकार हैं, कन्हैयालाल भाटी तो अनुवादक के रूप में जाने जाते हैं और मोहन आलोक जो कवि के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन मुझे पढ़ते हुए ऐसा लगा कि ये कहानीकार भी बहुत अच्छे हैं। तो 2010 में बोधि प्रकाशन से एक पुस्तक मोहन आलोक की कहानियां नाम से मैंने संकलित करके प्रकाशित की, और उस पुस्तक के साथ ही उसके आगे कन्हैयालाल भाटी की कहानियां करके प्रकाशित की। तो इन दोनों कहानीकारों को कहानी के इतिहास में पहचान मिली। उससे पहले इस प्रकार की चर्चा नहीं होती थी। तो बहुत सारे ऐसे नाम होते हैं जो लिखते हैं लेकिन उनका संग्रह समय पर नहीं आता है, तो आलोचना उन पर ध्यान नहीं देती है। तो ऐसे प्रयासों के माध्यम से हम अपने उन रचनाकारों को साहित्य में स्थान दिलाने का काम भी कर सकते हैं, और कुछ हद तक मैंने किया। इसी प्रकार इसके बाद 2011 में मेरी आलोचना पुस्तक, जो पहली आलोचना पुस्तक थी, जो अलग अलग समय में अलग अलग जो आलेख मैंने लिखे थे उनको संकलित करके प्रकाशित हुई 2011 में, आलोचना रे आंगणे। ये पहली पुस्तक थी जिसमें अलग अलग समय में अलग अलग विधाओं पर, अलग अलग लेखकों पर, अलग अलग किताबों पर लिखी हुई सामग्री थी। हम ये कह सकते हैं कि ये राजस्थानी साहित्य के, समकालीन साहित्य के विविध पक्षों को एक साथ उजागर करने का प्रयास था। सही बात, बिल्कुल सही। इसी क्रम में इसी दौर में जो मैंने आपको कहा कि मेरे लघु कथाओं के साथ में त्रासदी हुई, एक किताब थी बाल साहित्य की। जी, कुछ कहानियां लिखी जो मानक और हमारी दूसरी जो पत्रिका है राजस्थानी की, उसमें छपी, लेकिन उसकी पुस्तक प्रकाशित नहीं हो पाई किसी कारण से। तो वो भी पुस्तक बहुत बाद में प्रकाशित हुई। उसका नाम था जादू रो पेन, और ये जो जादू रो पेन पुस्तक थी वो 2012 में प्रकाशित हुई। उसे साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा बाल साहित्य का पुरस्कार भी अर्पित किया गया बाद में। जी,
तो ये जो आपकी रचनाएं हैं, इनमें से अगर कुछ उपलब्ध हो आपके आसपास तो उनका डिस्प्ले कर सकेंगे। ब्लॉग के रूप में कर सकते हैं, लेकिन मैं क्षमा चाहूंगा कि मैं इस जूम मंच पर डिस्प्ले आपको अभी तुरंत दिखा नहीं सकता। कोई बात नहीं। तो हमें आप ये बताइए कि आपकी जो कृतियां हैं विभिन्न विधाओं की, उनमें से कुछ कृतियां आपके दिल के ज्यादा करीब हो सकती हैं, तो कुछ उनका उल्लेख कीजिए। दिल के करीब की बात तो ऐसा है कि कोई भी काम एक लेखक जिस समय करता है उस समय उस काम के मोह में बहुत रहता है जी। हमारे बहुत सारे लेखकों ने ऐसा भी कहा है कि कोई भी किताब जो है लेखक के लिए संतान के तुल्य होती है। बिल्कुल, मानस पुत्र। हाँ बिल्कुल। तो उसमें कौन सी अच्छी है कौन सी अच्छी नहीं है, ये फैसला बेशक आलोचक करते हैं, लेखक स्वयं भी करता है, लेकिन जिस दौर में जो रचना लिखी जाती है, जो प्रकाशित होती है जी, उस दौर में ऐसा फैसला नहीं हो सकता। बाद में बहुत आप कह सकते हैं कि इसको ऐसे किया, या उसके आगे की जो किताब होती है प्रयास रहता है कि उससे और अच्छी प्रकाशित हो। मैं आपको एक प्रसंग यहाँ साझा करना चाहता हूँ कि राजस्थानी कविता को लेकर और नई कविता को, राजस्थानी कविता जो पारंपरिक कविता है वो छंदबद्ध कविता रही है और उसका एक स्वरूप रहा है, लेकिन आधुनिक कविता जो है वो बहुत बाद में आई और उसे नापसंद करने वाले बहुत सारे लोग समानांतर चलते रहे जी। एक दौर था जो हमारे एक किसी कवि ने कहा कि ये नई कविता कोई बहुत महत्वपूर्ण और अच्छी कविता नहीं है, ऐसी नहीं, छंद में ही होती है। राजस्थानी कविता का स्वरूप छंद में, तो छंद में ही लिखना चाहिए। मैं मुक्त छंद में लिख रहा था, तो मैंने एक प्रयास किया कि आप अगर बात करते हैं भारतीय साहित्य की, तो एक समकालीन साहित्य का स्वरूप राजस्थानी में प्रस्तुत होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। एक किताब है सबद नाद करके, जो मैंने 2012 में राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी के सहयोग से प्रकाशित हुई थी। उसमें भारत की जो साहित्य अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त 23 भाषाएं हैं, 23 भाषाओं के एक एक कवि की कुछ चयनित कविताओं को राजस्थानी में अनुवाद किया, ये बताने के लिए कि ये जो 23 कवि है अलग अलग भाषाओं के, भारतीय भाषाओं के, उनकी कविताओं का स्वर, उनकी कविताओं का स्ट्रक्चर, जो शिल्प है, जो राजस्थानी कविता नई कविता के साथ अगर हम तुलना करके देखते हैं तो हमको लगेगा कि ये राजस्थानी कविता भी भारतीय कविता की धारा में बह रही है। बिल्कुल। अगर आप समकालीन साहित्य में काम करना चाहते हैं तो आप अपनी परंपराओं से निश्चित रूप से पोषित होते हैं लेखक। परंपरा हमें विकसित करती है, परंपरा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, लेकिन परंपरा के साथ में आधुनिकता और बदलते समय के साथ में बदलते साहित्यिक स्वरूप का भी हमें बहुत गहराई से जानकारी होनी चाहिए। ये अध्ययन से संभव होता है। तो मैंने ऐसा प्रयास किया कि हमारी भाषा में केवल ऐसा कह देने से कि राजस्थानी भाषा के कवि बहुत आगे है या पीछे है या लगभग बराबर है, बजाय इसके कि आप स्वयं उसकी जांच करें। तो अलग अलग भाषाओं के एक एक कवियों को चयन करके, एक वहां दृष्टि की बात है, एक कवि की कविताओं से इस प्रकार का जांच संभव नहीं है, लेकिन इस दिशा में एक प्रयास था। इस प्रयास के माध्यम से, ऐसे प्रयास के माध्यम को अगर हम बढ़ाते हैं आगे, हम स्वयं निश्चित रूप से इससे विकसित होते हैं। और ये एक तरीका है। आप अगर कोई कहते हैं कि राजस्थानी भाषा समकालीन भारतीय साहित्य के समकक्ष है, बराबर है, चल रही है, तो उसको प्रकट करने के लिए, प्रस्तुत करने के लिए हमारे पास में कोई आधार ग्रंथ होना चाहिए। तो ये आधार ग्रंथ उस समय प्रकाशित हुआ जी। इसी प्रकार एक राजस्थानी साहित्य में हमारे जो लेखन में युवा लेखकों की बहुत कमी देखी गई। तो मुझे राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी के सदस्य रहते हुए एक कार्य सौंपा गया कि युवा कवियों की कविताओं का संकलन किया जाए जी। तो मैंने राजस्थानी के समकालीन कविता के, नई कविता के हस्ताक्षरों को, मन्नाड़ नाम से एक पुस्तक है, इसमें संकलित की उनकी कविताओं को। उससे ऐसा लगा कि राजस्थानी में इतनी जबरदस्त युवा कविता है, उसमें से बहुत सारे कवि आगे चलकर बहुत प्रतिष्ठित कवि हुए। कुछ कवियों को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला और बहुत सारे कवि अभी वर्तमान में लिख रहे हैं। बहुत सारी स्थितियां रहती है प्रत्येक व्यक्ति के साथ में, कुछ लेखन से लगातार जुड़े रहते हैं, कुछ लेखन
के साथ में कुछ समय तक चलते हैं, उसके बाद में किसी कारणों से छूट जाते हैं। बिल्कुल ठीक बात। ये जो छूट जाने का क्रम है उसे बचाना चाहिए। अगर राजस्थानी में सरकारी स्तर पर भाषा को मान्यता मिलती है, अकादमी की गतिविधियां होती है, प्रोत्साहन मिलते हैं, प्रकाशन होते हैं, बिक्री होती है, तो निश्चित रूप से ये कार्य अधिक सबलता के साथ में प्रस्तुत हो सकेगा। ये जो बिछड़ने का और कुछ लिखते लिखते छोड़ देते हैं, उसका मैं समझता हूँ मुख्य कारण ये है कि यहाँ कुछ साधनों का अभाव है। जी, ये तो है। लेकिन सरकारी आदेशों में या निर्णयों में बहुत देर लगती, कई बार का वर्षा जब कृषि सुखाने भी हो जाता है। लेकिन अभी अभी हाल फिलहाल ये स्थिति है कि राजस्थानी का जो शब्दकोश है, सबसे बड़ा शब्दकोश माना गया, उसको अभी थोड़े ही दिन हुए, इसी 2-4 दिन पहले उस पूरे शब्दकोश को ऑनलाइन कर दिया गया। अरे वाह। राजस्थान सरकार ने राजस्थानी की मान्यता का प्रस्ताव बहुमत से पास करके केंद्र सरकार को भेजा हुआ है। बहुत सारे हमारे बुद्धिजीवी, लेखक, हमारे जो राजनीतिक नेता हैं, उन्होंने बहुत सारे प्रयास किए। जो राजस्थानी से जुड़े हुए लोग हैं इसको समझते हैं। ये कोई किसी एक व्यक्ति का मुद्दा नहीं है, ये पूरे राजस्थान का, पूरे राजस्थानी समाज का मुद्दा है। और राजस्थानी समाज की बात करते हैं तो राजस्थानी समाज केवल राजस्थान में नहीं है, राजस्थानी समाज पूरे भारत में। आज आप अगर देखेंगे तो पूरे भारतीय समाज में राजस्थानी समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग है और एक ऐसी हैसियत में है कि वो मान्यता अपनी भाषा के लिए अगर उग्र होते हैं तो मान्यता सरकार को देनी पड़ेगी। लेकिन राजस्थानी लोग जो है वो बहुत धीरज वाले लोग हैं। बेशक वो अतीत में बहुत वीर और बड़े जुझारू, खतरनाक रहे हैं, लेकिन अभी अगर ये गांधी जी के सिद्धांतों के आधार पर सब कुछ सही हो जाता है तो अच्छी बात है। लेकिन मैं ऐसा भी पाता हूं कि जो हमारी नई पीढ़ी है वो बड़ी जोश से भरी हुई है। अगर समय पर नहीं हुई और ये स्थितियां बदलती है तो फिर उसे काबू में करना बड़ा कठिन हो जाएगा। तो मैं इस मंच के माध्यम से भी ये राजस्थान के पूरे जन समूह की बात, लेखकों की बात और एक शिक्षा से जुड़े हुए शिक्षक के नाते भी कहना चाहता हूं कि राजस्थानी भाषा में प्राथमिक शिक्षा होने से बहुत सारी समस्याओं का निराकरण होगा। राजस्थानी भाषा को मान्यता देने का अभिप्राय ये नहीं है कि हिंदी कमजोर होगी। राजस्थानी के बहुत सारे लेखक, हिंदी कमजोर क्यों होगी? क्षेत्रीय भाषाएं अगर आएंगी तो साहित्य का एक्सचेंज भी होगा। बहुत सारे हमारे जो बुद्धिजीवी हैं जो तर्क के आधार पर फैसला नहीं करते हैं कि एक समय जब हिंदी की बोलियों में राजस्थानी को शुमार कर दिया गया, उसकी बोलियों को लिखा गया, तो उसके बाद में क्या समय वही अटक गया है? नहीं। या बोली भाषा कैसे बनती है, उसके क्या सिद्धांत होते हैं, भाषा विज्ञान में लिखे हुए। तो अगर आप तार्किक बात करते हैं तो जो बोलियां हैं वो भाषा का स्वरूप लेती है, तो उसको मान्यता मिलनी चाहिए। एक नियम की बात करते हैं तो राजस्थानी ये डिजर्व करती है कि उसको मान्यता दी जाए, उसके संवर्धन के लिए सरकारी स्तर पर व्यापक कार्य किए जाए। देखिए, मैं तो कहूंगा कि राजस्थानी भाषा क्षेत्रीय भाषा या एक राज्य की भाषा ही नहीं है। आज जैसे आपने कहा, राजस्थानी व्यापारी या निवासी, मूल रूप से राजस्थान का निवासी, सुदूर उत्तर पूर्व में भी मिलेगा, दक्षिण में भी मिलेगा, विदेशों में मिलेगा सर, विदेशों में बहुत सारे मंच हैं। तो इस प्रकार से ये समझना चाहिए कि राजस्थानी भाषा का प्रचार या प्रसार या उपयोग ग्लोबली हो रहा है, वैश्विक स्तर पर हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए इसको मान्यता देना समीचीन लगता है, उचित लगता है। अमेरिका ने मान्यता दी इसको, नेपाल ने मान्यता दी है, पाकिस्तान में बहुत सारे राजस्थानी समाज के लोग हैं। तो राजस्थान में राजस्थानी को मान्यता देने से निश्चित रूप से बहुत सारी चीजें जो संरक्षित की जानी है, अनेक पांडुलिपियां हैं जो अभी प्रकाशित होनी है, बहुत सारा डिजिटल करने का कार्य चल रहा है और गति से होना चाहिए। तो ये एक बहुत ज्वलंत मुद्दा है जिस पर मैं समझता हूँ कि जितना जल्दी हो सके ध्यान देना चाहिए।
आप जो अपनी रचनाएं करते हैं, जहां तक सवाल है कविता का, तो कविता के बारे में तो ये सही है कि जब ये अंतरतम से निकलती है तभी आती है, तभी अब अभिव्यक्त होती है। लेकिन कहानी और अन्य विधाओं में आप विषय वस्तु कैसे चुनते हैं? देखिए, कहानी में तो मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ कर नहीं पाया। मैंने कुछ कहानियां लिखी जरूर है, कुछ प्रकाशित भी हुई है, और मैंने कहानी आलोचना की दिशा में जो कार्य किया है, जिसको साहित्य अकादमी का मुख्य पुरस्कार राजस्थानी में मिला, बिना हासिल पाई नाम से एक पुस्तक है। इसमें राजस्थानी की आज तक की जो आधुनिक कहानी है उसको जानने का प्रयास किया गया है। इसी प्रकार उपन्यास के क्षेत्र में उपन्यास आलोचना की जो किताब है, आंगली सी करके है, उसको राजस्थानी आलोचना में कहानी और उपन्यास दोनों विधाओं को स्वतंत्र रूप से पहचानने की, परखने की एक सकारात्मक और पुरजोर कोशिश कह सकते हैं, और वो मानी गई है। इसके साथ में मैंने अनुवाद का कार्य किया है, जिसमें निश्चित रूप से मैं यहाँ उल्लेख करना चाहूंगा डॉक्टर नंद किशोर आचार्य जी की कविताओं के चयनित अनुवाद हिंदी में प्रस्तुत किए हैं मैंने, ऊंडे अंधारे कठिन संग्रह के रूप में। हमारे कवि सुधीर सक्सेना जी है, उनकी पुस्तक अलग अलग कविता संग्रह है, उनकी चयनित कविताएं अजय सी रातों है अगुण नाम से प्रस्तुत किया है। इसी प्रकार आपकी जो कविताएं हैं, आपकी कविताओं में जो अलग अलग संग्रह में जो आधुनिक कविताएं हैं, उनका एक संचयन राजस्थानी में आया है, गिरगिर चेते आंगुलाम है नाम से मैंने करने का प्रयास किया है। आभार। जी, आपने स्वीकृति दी, आपका आभार। आपने राजस्थानी में हमको परिचित करा दिया, राजस्थानी साहित्य का हिस्सा बना दिया, तो आभार आप बहुत बहुत। अब विषय वस्तु के साथ साथ पात्रों के बारे में भी कहा जा सकता है कि पात्रों का चयन वास्तविक जीवन से कैसे करते हैं आप, और क्या सिलसिला रहता है? देखिए, जो कहानियां लिखी है वो, जैसे मैंने आपको कविता के बारे में कहा, या अनुवाद के बारे में भी कह सकता हूँ कि आलोचना के बारे में भी यही बात लागू होती है कि सबसे जरूरी है कि आप लेखक को, मूल लेखक को महत्व दें। अगर आप मूल लेखक को आलोचक के रूप में महत्व देते हैं, अनुवादक के रूप में महत्व देते हैं, तो निश्चित रूप से आप उस की भावनाओं तक पहुंच पाएंगे। इसी प्रकार आसपास जो हमारे घटनाक्रम घटित होते हैं, उस घटनाक्रम को जिस ढंग से हम जीते हैं, भोगते हैं, जो यथार्थ है वो पूरा का पूरा कहानी नहीं हो सकता, लेकिन कहानी में जो अभिव्यक्त है वो यथार्थ हो सकता है। तो कहानी में जो सच्ची और झूठी जो भी कुछ आप बात कहते हैं, उसको इस ढंग से कहा जाए, जीवंत हो जाए। जो आपकी घटना है, जो आपके प्रसंग है, जो जीवन की दिनचर्या से जुड़ी हुई चीजें हैं, उन चीजों को आप इस ढंग से रखते हैं, इस ढंग से प्रस्तुत करते हैं कि वो शब्दों के माध्यम से साकार होते हैं। साकार। तो बहुत सारे ऐसे अनुभव होते हैं, उन अनुभवों में आप क्या कुछ लिखते हैं, क्या कुछ छोड़ देते हैं, आप पाठक की समझ पर कितना भरोसा करते हैं, और कितने आप उसमें काल्पनिक तत्वों का प्रयोग करते हैं। ऐसी बहुत सारी घटनाओं में मोड़ना पड़ता है, कुछ चीजों को जोड़ना पड़ता है, कुछ को छोड़ना पड़ता है। कहानियों के बारे में जो कुछ अनुभव रहा है बहुत छोटा सा रहा है, लेकिन एक आलोचक के रूप में और एक अनुवादक के रूप में मैंने इन बातों को बहुत गहराई से देखा है, समझा है कि जो कहानी किसी मन को प्रभावित करती है, वो एक तो कहानी जो जिस ढंग से दूसरे कहानीकार कह रहे हैं, उससे आप अलग कितने हैं, आप मौलिक कितने, आप अपनी परंपरा में क्या योगदान करते हैं, किसी विषय को किस ढंग से आप उठाते हैं, किस ढंग से उसका निर्वहन करते हैं, उसको कहाँ चरम तक लेके जाते हैं। कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे बिंदु होते हैं जो मर्म को छूते हैं, हृदय को छूते हैं। तो वो निश्चित रूप से एक कहानीकार के लिए और एक अनुवादक के लिए, आलोचक के लिए जानने समझने की बात होती है। बहुत सारी कहानियों का एक संग्रह है, 101 राजस्थानी कहानियां हैं जिनका हिंदी में अनुवाद हुआ है। 101 राजस्थानी कहानियां करके मैंने किया, और साथ ही साथ में राजस्थान के जो प्रमुख कवि है आधुनिक, उनकी 51 कविताओं का जो संग्रह है, रेत में नहाया मन से, इस नाम से भी प्रकाशित हुआ है जी। और राजस्थानी में कुछ व्यंग भी लिखे हैं। तो व्यंग के बारे में मैं ऐसा कह सकता हूँ, व्यंग के पात्र एक
प्रमुख पात्र के रूप में पंचकाका मैंने एक पात्र को सर्जित किया जो बहुत सारे व्यंग में आता है। वो जो बात मैं कहना चाहता हूँ उनके माध्यम से कहलवाने की कोशिश करता हूँ। दो व्यंग संग्रह प्रकाशित हुए हैं, एक तो पंचकाका के जेबी बच्चे, एक दूसरे का नाम है टाई टाई फेस। तो मेरे को ऐसा लगता है कि व्यंग में व्यंगकार जो है वो समाज की गली सड़ी आदतों पर, चीजों पर चोट करता है। उसी ढंग से एक आलोचक जो होता है वो साहित्य में जो कुछ न्यूनताएं होती है, जो सकारात्मक बात होती है, जो अपनी परंपरा में कुछ नवीन करते हैं, जो छूट जाते हैं, जिन पर ध्यान नहीं दिया जाता है, उन सबको आगे लाने का, सामने लाने का प्रयास करता है जी। वो कितना क्या होता है, कितना कर पाता है, ये तो समय फैसला करता है, वो अलग बात। लेकिन इन दोनों में तात्विक रूप से मुझे लगता है कि एक व्यंग्यकार में और एक आलोचक में दृष्टि को लेकर, एक मिशन को लेकर समानताएं हैं। जी जी। देखिए, सामाजिक परिवेश बड़ी तेजी से बदल रहा है पिछले कुछ सालों से, तो इसके बदलाव का प्रभाव आपके सोच और साहित्य पर किस प्रकार पड़ता है? बिल्कुल बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं कि जो सामाजिक परिवेश बदल रहा है, तो अगर बदले हुए परिवेश के साथ में साहित्य और साहित्यकार अपनी लेखनी को नहीं बदलेंगे तो उसकी सार्थकता नहीं रहेगी। आज अब जब हम 21वीं सदी में हैं और इस वर्ष अगर हम 18वीं शताब्दी की बात करेंगे, 19वीं शताब्दी की बात करेंगे, या राजस्थान में आप बस यही लेकर चले कि वो धोती कुर्ता पहने हुए और पगड़ी लगाए हुए हैं, परंपरागत ढंग से उनकी पोशाक, उसका रहन सहन, भाषा का जो स्ट्रक्चर है, स्वरूप है, वो बदल गया है जी। तो भाषा के साथ में जनजीवन भी बदल गया है। बहुत सारे शब्द चले गए, बहुत सारे रीति रिवाज चले गए, बहुत सारे हमारे पुराने लोग चले गए। तो ये जो भाषा की बात है, मातृभाषा को, प्रादेशिक भाषाओं को, प्रांतीय भाषाओं को बचाने की बात कर रहे हैं, वो इसीलिए कर रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे परंपरागत ढंग से चली आ रही है, उनको बचाने की आवश्यकता है। राजस्थानी में एक लय जो ध्वनि है, वो विशेष ध्वनि हड़य है। हड़य ध्वनि हिंदी में नहीं है, मराठी में है। तो राजस्थानी के नाम पर जो हिंदी में बाजारवाद के चलते जिस प्रकार के गीत बेचे जा रहे हैं, जिस प्रकार के गीतों को भ्रष्ट कर दिया गया है, जो मूल स्वरूप से उनको बिगाड़ कर विकृत कर दिया गया है संगीत को, तो निश्चित रूप से वो कर्णप्रिय नहीं है। आधुनिकता के नाम पर हम अगर अपने लोक संगीत को, अपने मिठास को छोड़कर कुछ ऐसे प्रयोग करते हैं जो स्वीकार्य नहीं है, लेकिन उसी में हम कुछ नवीन प्रयोग करते हैं जो सहजता पूर्वक स्वीकार्य है, वो स्वीकार किया जा सकता है। तो पूरा का पूरा प्राचीन जो है वो छोड़ने लायक नहीं है, पूरा का पूरा जो पाश्चात्य है बदलते हुए समाज में ग्रहण करने लायक नहीं है। अगर सब कुछ ऐसा होता तो भारत में अलग अलग प्रांत नहीं बनते। अलग अलग प्रांत है, अलग अलग सीमाएं हैं, अलग अलग भाषाएं हैं। तो ये जो अलग अलग प्रांत की भाषाएं हैं, उनकी संस्कृति है, उनके आचार विचार है, उनके खान पान है, सबका अपना महत्व है और सब मिलकर एक बनते हैं। तो यहाँ दोहरी बात है, एक तो आपको अपनी क्षेत्रीयता, अपनी प्रांतीयता, एक प्रादेशिकता बचाए रखनी है, उसके साथ साथ में आपको भारतीय होने के जो रिवाज है, लक्षण है, जो बदलाव है, वो भी स्वीकार करने होंगे। अगर राजस्थानी समाज भारतीय समाज के साथ है तो भारतीय समाज के बदलावों को भी उसको अंगीकार करना होगा। अपने समाज के संस्कारों को, संस्कृति को बचाकर अगर हम नवीन बातों को ग्रहण करते हैं आवश्यकता अनुसार नए समय में, तो निश्चित रूप से वो सहज स्वीकार्य होती है। एक दौर था जब राजस्थान में बहुत बड़े घूंघट की प्रथा थी जी। तो अब ये बदलाव में ये हुआ कि नए युग में वो घूंघट प्रथा हट गई है, हट जानी चाहिए। जो स्त्री पुरुष समानता की बात करते हैं, तो बराबरी का जो हक है, लड़के लड़की की समानता की बात है, ये जो आधुनिक विचार है वो परंपरागत समाज को बदलकर नए समाज में आने की आवश्यकता है। लेकिन उसके साथ में हम अपने जो रीति रिवाज है, जो परंपराएं हैं, जो इतिहास है, जो हमारी संस्कृति है, उसको भी जाने, उसको जानकर नए का स्वागत करें, तब इस बदलाव को स्वीकार किया जा सकता है।
ठीक बात है, बहुत अच्छी बात कही आपने। डिजिटल युग में आपको क्या भविष्य प्रतीत होता है साहित्य का? देखिए, अभी जो युग चल रहा है वो डिजिटल ही है, और किताबें बहुत सुंदर प्रकाशित होने लगी है, बहुत त्वरित गति से काम होने लगा है, पहुंच बहुत जल्दी हो गई है। ये डिजिटल क्रांति है कि आप इतनी दूर बैठे और मैं इतनी दूर बैठा हूं, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि हम पास पास बैठे। टेक्नोलॉजी ने नजदीक ला दिया। बिल्कुल बिल्कुल, क्रांति, ये क्रांति के माध्यम से हम अपनी बात को आपसे साझा कर रहे हैं, आप मुझसे साझा कर रहे हैं, हम हमारे जो दर्शक हैं उनसे साझा कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी क्रांति है। इसी प्रकार किताबों का जो ई बुक है, ऑडियो बुक है, ये जो अलग अलग प्रयोग है, वो प्रयोग भी अपने स्तर पर ठीक है, लेकिन इसके साथ में जो किताब है उसको बचाने की, बनाए रखने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि किताब पढ़ने का सुख एक अलग ही सुख है। अभी आप भागदौड़ की जिंदगी में लोगों में पढ़ने का नशा इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि उन्हें कागज और स्याही की जो सुगंध है उसका नशा नहीं मिलता। नहीं, वो उसमें नहीं मिलता। मैं यही कह रहा हूँ आपको कि अगर आप सब कुछ कर देंगे, जैसे अंतरिक्ष यात्री होता है ना, तो उसको खाने पीने के लिए सब ट्यूब वगैरह होती है, उसको कुछ नहीं करना पड़ता है, वो सब कुछ मिलता है रेडीमेड। तो ये जो नई संस्कृति है, नया समय है, उसमें सब कुछ रेडीमेड सा हो गया है। आप किताब पढ़ेंगे नहीं, आपको सुनने को मिलेगी किताब, आप किताब पढ़ेंगे नहीं, आपको देखने को मिलेगी, नाटक के रूप में मिलेगी। ये माध्यम बेशक उस किताब को जीवंत करते हैं, प्रयोग के रूप में है, लेकिन पढ़कर समझने का, बुनने का और उसमें खोने का जो नशा है वो बहुत अलग नशा है। किताबों को बचाए रखना चाहिए। किताबें जो है वो जीवन के साथ रहेगी, कितनी भी क्रांति आ जाए, लेकिन जो छपी हुई किताब का स्थान है वो कोई भी क्रांति ले नहीं सकती, साथ साथ चलेगी। मजा ही कुछ और है। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें वो और बदलाव होंगे, और बदलाव होने के बाद भी हम ये नहीं कह सकते कि आपका जो यंत्र है, वो मशीन है, वो कभी भी फेल हो सकती है, लेकिन किताब स्थायी है, वो रहेगी। आपकी हार्ड डिस्क में है या पेन ड्राइव में है, कंप्यूटर में है, वो करप्ट हो सकता है, लेकिन जो छपी हुई किताब है वो संख्या में जिस रूप में है उसको डिजिटाइज करना भी जरूरी है, लेकिन वो किताब भी रहनी जरूरी है। पुस्तकालय, आपके पीछे बहुत सारी किताबें हैं, उन किताबों के बिना जीवन नहीं है। उसमें साहित्य है, कानून है, बहुत सारे नियम है। तो ये सारी चीजें हमारे इस नई दुनिया में, नए युग की क्रांति के साथ में रहेंगी और रहनी चाहिए। यहाँ हम घर पे अपनी लाइब्रेरी में हैं जी, और ऑफिस में भी, दोनों जगह मिला के हमारे पास 5000 पुस्तकें हैं। बहुत बढ़िया। पुस्तकों के बीच में ही बैठना होता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक चीज दिमाग में मेरे आ रही है कि राजस्थानी में बाल रचनाकारों की क्या स्थिति है? क्या छोटे बच्चे सृजन के कार्य में रुचि लेते हैं या कैसे प्रकाशित हो रहे हैं? देखिए, दो तरह के आपके सवाल को मैं लेता हूँ। एक तो राजस्थानी में बाल साहित्य और एक राजस्थानी में युवा साहित्य। बाल साहित्य में राजस्थानी में एक समय था जब बहुत कम लेखक थे, लेकिन अभी वर्तमान में बहुत लेखक सक्रिय है, बहुत सारी पुस्तकें आई हैं, लेकिन पुस्तकें जो आई है वो पर्याप्त इसलिए नहीं कही जा सकती है क्योंकि बहुत सारी प्रकाशन की विकट स्थितियां हैं। राजस्थानी को पढ़ने वाले लोग, अगर आप प्राथमिक शिक्षा में राजस्थानी को लागू कर देते हैं, राजस्थानी की कोई किताब है तो राजस्थानी की किताब कहाँ खरीदी जाएगी, कहाँ पढ़ी जाएगी? राजस्थान में। तो राजस्थान में जो किताबें खरीदी जाती है उनमें ये होना चाहिए कि राजस्थान में हिंदी के साथ में अन्य भारतीय भाषाओं के साथ में 50% या 70% राजस्थानी की किताबें ही खरीदी जाएंगी। अगर हम कुछ इस प्रकार के विकल्प लेकर चलते हैं तो इसको प्रोत्साहन मिलेगा, लोग और जनता तक पहुंचेगी। लेकिन ये नहीं होने के बाद भी राजस्थानी का जो बाल साहित्य है काफी समृद्ध बाल साहित्य है, और राजस्थानी में युवा लेखकों की कमी देखी जा सकती है। मैं जिक्र करना चाहूंगा, इस साल का जो साहित्य अकादमी का युवा पुरस्कार है वो घोषित नहीं किया गया, संभवतः इसलिए कि पर्याप्त पुस्तकें नहीं पहुंची। राजस्थानी में जो क्राइटेरिया बनाया गया है 35 साल के युवा लेखकों का, उसमें
कम से कम 3 किताबें 4 किताबें पहुंचे तब उसमें किसी को पुरस्कार घोषित हो सकता है। तो संभवतः इस बार 3 से कम किताबें पहुंची है, इसलिए घोषित नहीं हो पाया। हमें बहुत कार्य करना होगा। जी, हमने राजस्थानी भाषा में पुस्तकें पब्लिश की। बिल्कुल। तो अगर प्रकाशन की कोई कमजोरी है या कहीं आवश्यकता है तो इंडिया नेट बुक्स हमेशा के लिए तैयार है। जी, मैं आपकी इस बात को अपने मित्रों से साझा करूंगा। मैं चाहूंगा कि अकादमी के अंतर तक ये चीज जाए और मैं ग्रांट सहित या विदाउट ग्रांट कैसे भी हो हम पुस्तकों का प्रकाशन करेंगे। आपके राजस्थानी के कम से कम 1 दर्जन जो रचनाकार हैं वो हमारे कैटलॉग पर हैं। बिल्कुल। और हम तो आईदान सिंह जैसे मूर्धन्य साहित्यकारों को बार बार याद दिलाते हैं कि अपनी पुस्तक दीजिए, पुस्तक दीजिए। जरूर जल्दी आएगी सर आपके पास। तो ये चीज उचित समय पर, उचित प्रकार से, उचित माध्यम से की जा सकती है कि इंडिया नेट बुक्स राजस्थानी साहित्य को प्रकाशित करने में रुचि लेगा। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार। और दूसरी चीज मैंने एक लॉन्च की है, हमारी बीपीए फाउंडेशन एनजीओ है, उसकी साहित्य शाखा ने ये ग्रांट किया है कि अनुदित पुस्तकों के प्रकाशन के लिए वो अनुदान भी देंगे। बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार का हमने फेसबुक पर भी डाला था, ग्रुपों में डाला था अनुदित साहित्य के लिए। तो जो विभिन्न भाषाओं से अनुवादित हिंदी में जो साहित्य आएगा तो उस साहित्य में हमारी एक जूरी उसका चयन करेगी पुस्तकों का और उसके हिसाब से हम उसको प्रकाशित करेंगे बिना किसी उसके इंडिया नेट बुक्स ने बीपीए फाउंडेशन को ये सहमति दे दी है कि वो बिना किसी प्रॉब्लम के उसके द्वारा दी गई ग्रांट के आधार पर प्रकाशन करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आपको बहुत धन्यवाद और आभार। तीसरी चीज, राजस्थानी में अगर विदेश में कोई कार्यक्रम हो रहा है, मेरा मतलब रचना कार्यक्रम हो रहा है, तो हमारी अमेरिका शाखा भी उन किताबों को प्राथमिकता के साथ छापेगी। बहुत बढ़िया। और मैं चाहूंगा में राजस्थानी के मैं चाहूंगा कि अनुस्वार में आपको प्राप्त हो गई। हाँ जी, मिली हुई। उसमें हम एक राजस्थानी या क्षेत्रीय भाषाओं से रिलेटेड कुछ स्तंभ शुरू करें, यदि आप अनुमति दें और आपसे आपका सानिध्य प्राप्त रहे तो प्रति मेरा पूरा सहयोग। एक आलेख या एक कहानी राजस्थानी में आप मुझे भेजते रहें। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब ये प्रश्न आता है कि लिखावट ज्यादा हो रही है, बहुत सारे लेखक लिख रहे हैं, हिंदी में भी लिख रहे हैं, विभिन्न भाषाओं में भी लिख रहे हैं, लेकिन पाठकों के साथ जुड़ाव क्यों नहीं बैठता? क्या कारण लगता है आपको? देखिए, पाठकों तक कुछ पहुंच की आवश्यकता है, कुछ चेतना जगाने की आवश्यकता है। बहुत सारे रचनाकार भी हमारे समय के रचनाकारों को नहीं जानते। एक लेखक जीवन पर्यंत लेखन करता है। मैं ऐसा कहना चाहता हूं कि एक 60-70 साल का आदमी जिसने पूरी जिंदगी लेखन किया है जी। और उसके बाद भी उसके साहित्य पर कोई बात नहीं, तो उसकी क्या स्थिति है? या फिर वो जब साहित्यकार इस संसार से चला जाता है तभी उसके साहित्य पर बात करेंगे? ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे जो समकालीन साहित्य है उन पर बात होनी चाहिए। प्राचीन साहित्य पर, मध्यकालीन साहित्य पर बहुत बात हो चुकी है और बहुत बुजुर्ग लेखकों पर बात हो चुकी है। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने राजस्थानी और हिंदी के वरिष्ठ लेखक पुलाकी शर्मा के सृजन सरोकार नाम से एक पुस्तक को आलोचना में उनके समग्र अवदान को समझने का प्रयास किया। इसी प्रकार मधु आचार्य जी के समग्र अवदान पर एक पुस्तक है, मधु आचार्य के सृजन सरोकार। हमारे बहुत वरिष्ठ कवि हुए ओम पुरोहित कागद, उनकी रचनात्मकता को, उनकी कविता को समझने का एक प्रयास कागद की कविताएं नाम से एक पुस्तक है। तो निश्चित रूप से कुछ काम इस प्रकार का और भी चल रहा है। तो हमारे जो आलोचक हैं, जो रचनाकार हैं, उनको चाहिए कि वो अपने समय के जो लेखक हैं उन पर बात करें। समकालीन रचना क्रम पे बात होनी बहुत जरूरी है। अगर समकालीन रचनाकारों पर बात होगी तभी हम ये कह सकते हैं कि लोगों में जुड़ाव होगा।
अगर हम प्राचीन की बात करते हैं करें, मध्यकाल की बात करते हैं करें, दिवंगत लेखकों का सम्मान करते हैं करें, वो भी प्रासंगिक है, वो भी जरूरी है, लेकिन उसके साथ में उतना ही जरूरी और उससे भी ज्यादा जरूरी है हम हमारे आज के लेखकों पर बात करें। अगर राजस्थानी में मैं अनुवाद करके आपकी कविताओं के संग्रह को लेके जाता हूं तो निश्चित रूप से राजस्थानी पाठकों को रुचि होगी आपकी कविता पर, तो वो आपके मूल कविता के संग्रह को लेकर पढ़ने का प्रयास करें। तो ऐसे कुछ प्रयास है जो व्यक्तिगत स्तर पर लेखकों के द्वारा, आलोचकों के द्वारा, संपादकों के द्वारा, अकादमियों के द्वारा किए जाने चाहिए। साथ ही साथ में जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये जो माहौल बदल रहा है, डिजिटल माहौल हो रहा है, और इस बदलते माहौल में हम मशीन बना रहे हैं। शिक्षण संस्थाएं बच्चों को वो संस्कार नहीं दे पा रही है। अब ये जो डिजिटल का है तो डिजिटल में वो उतना जुड़ाव नहीं होता है, लेकिन मजबूरी है, चल रहे हैं, कर रहे हैं। अगर हम फेस टू फेस की जो बात है वो किसी भी हालत में नहीं आ सकती किसी तो फेस टू फेस वाली बात की पहले हमारे बाल सभाएं होती थी, उस प्रकार की जो बाल सभाएं होती थी या जो पुस्तकालय का विद्यालय में महत्व है, जो महाविद्यालय में महत्व है, उस पुस्तकालय को कड़ी को मजबूत करना होगा। हमें अखबार में जो साहित्य बहुत कम हो गया है, तो पूरा समग्र एक साहित्य का वातावरण जो इस नए युग के अनुकूल समानांतर किस प्रकार बन सकता है, किस प्रकार बनना चाहिए, इस पर चिंतन करके जो सजग लोग हैं, जो सजग माध्यम है, उनको इस विषय में प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से होगा। और ये मैं नहीं मानता कि पढ़ने वालों की संख्या कम हो गई है, पाठक कम हो गए हैं, जा रही है, दोनों ही स्तर पर है। पाठकों तक जो प्रकाशक है, संपादक है, उनको पहुंचना है, और पाठकों को भी उन लेखकों तक, उन संपादकों तक पहुंचना है। दोनों की मिलीजुली जिम्मेदारी है। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मैंने हमेशा यही कहा कि लेखकों को प्रकाशकों के साथ मिलकर के किताबों को पाठकों तक पहुंचाने की व्यवस्था होनी चाहिए जी। जब तक दोनों मिल के काम नहीं करेंगे तब तक एकाकी तौर पे काम होगा। कोई प्रकाशक किसी एक किताब के पीछे चल देगा, 2 किताबों के पीछे चल देगा, बाकी सारी किताबें जो सिर्फ कागज का ढेर बन के रह जाएंगे। तो ये जरूरी है इस तरीके से। दूसरी चीज क्या है, मैं आपको जो कह रहा था बाल साहित्य पर, मेरा मंतव्य जो था वो ये था कि बाल रचनाकार राजस्थानी में कितने पाए जाए। बाल रचनाकार यानी कि जो आरंभ से बच्चे 5-6 साल से लेकर के 15 साल 16 साल तक, वो बहुत कम संख्या में है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि हमने बाल रचनाकारों के लिए एक विशेष संगठन बनाया हुआ जी। और हम अब तक 8 बाल रचनाकारों की पुस्तकें पब्लिश कर चुके हैं। इसमें सबसे छोटा रचनाकार 6 वर्ष का है और सबसे बड़ी रचनाकार 15 वर्ष की है। बहुत ही बढ़िया, ऐसा होना चाहिए, आपने ऐसा किया है। शैशव से ही अगर कोई साहित्य में मगन हो सके तो उसमें क्या बुराई है। उनकी प्रतिभा का, अभिव्यक्ति का अगर प्रस्तुति की जाए तो ये अच्छा ही है, उत्साहवर्धक भी होगा और उनको अपनी एक अचीवमेंट भी लगेगी। बिल्कुल, ये मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूँ, ये बात सब जानते हैं कि प्रतिभाएं 2 तरह की होती है, एक होती है जन्मजात, एक होती है अध्ययन मनन से बनने वाली। तो आप जिन जन्मजात प्रतिभाओं को खोजना चाह रहे हैं या ऐसे परिवार में, ऐसे परिवेश में, ऐसे विद्यालय में बच्चों का निर्माण किया जाए। अगर मैं अपने शिक्षक जीवन की बात करता हूं तो मैं ये पाता हूं कि एक वर्ष में बेमुश्किल 2-4 विद्यार्थी ऐसे मिलते हैं जो कुछ रचनात्मकता से युक्त होते हैं, कुछ करना चाहते हैं, कुछ लिखना चाहते हैं, कविता लिखना चाहते हैं। तो अगर विद्यालय और उनके परिवार प्रोत्साहित करते हैं तो उस ऊर्जा को हम एक रूप दे सकते हैं जी। तो निश्चित रूप से आपकी योजना बहुत प्रशंसा के योग्य है और इसको विकसित किया जाना चाहिए, इसका प्रचार किया जाना चाहिए। ऐसे रचनाकारों को खोजने से निश्चित रूप से वो भविष्य के बड़े लेखक हो सकते हैं। जी, हम चाहेंगे कि बीकानेर और कई जगहों पर इस बारे में एक छोटा सा कार्यक्रम रखा जाए और उस कार्यक्रम में इस प्रकार की इंफॉर्मेशन लोगों को दी जाए ताकि बाल रचनाकार भी आगे आ सकें। बिल्कुल। दूसरी चीज जो मैं सोचता हूँ, जिस प्रकार राजस्थानी के बारे में प्रयास राजस्थान से चल रहे हैं
अगर उसी प्रकार से प्रवासी राजस्थानी साहित्यकारों को एक संगमन में लिया जा सकता है, कैसा रहेगा? विचार करिएगा। बिल्कुल, प्रवासी राजस्थानियों की ओर से भी ऐसी मांग है और उनके भी एसोसिएशन बने हुए हैं, अमेरिका में भी है, दूसरी जगह भी है, वो लोग भी प्रयास कर रहे हैं, उनका भी सरकार पर इस प्रकार का दबाव है, वो भी पत्राचार कर रहे हैं, वो भी निरंतर मांग उठा रहे हैं, वो और अधिक प्रबलता से इस मांग को उठाएंगे तो निश्चित रूप से ये बात मानी जाएगी। नहीं, मेरा एडिशनल समझ लीजिए एजेंडा कि राजस्थानी जो प्रवासी भारतीय हैं या प्रवासी राजस्थानी हैं, उनकी रचनाओं को किस प्रकार से जहाँ संकलित करके कोश के तौर पर या कैसे बनाया जा सकता है, इस पर विचार कीजिएगा एज ए प्रोजेक्ट। जी, करते हैं। आप एक छोटा सा प्रश्न, आप साहित्य में इतने उलझे रहते हैं, सोच में भी और लेखन में भी, कलम से भी और दिमाग से भी, लेकिन आपकी और हॉबी क्या है? व्यक्तिगत प्रश्न है ये मेरा। एक शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, लेखक निश्चित रूप से एक परिवार का अंग होता है, एक समाज का अंग होता है, उसका एक व्यक्तिगत जीवन भी होता है, कार्य भी होता है। तो मैं केंद्रीय विद्यालय संगठन में शिक्षक के रूप में अपने शैक्षणिक कार्यों को और उस समय को उसी ढंग से व्यतीत करता हूँ। वो रुचि कह सकते हैं, मिशन कह सकते हैं, कर्तव्य कह सकते हैं, डेडिकेशन कह सकते हैं कि आपने जो प्रोफेशन चुना है उसके प्रति आप पूर्ण ईमानदार हो। अगर आप लेखक हैं तो आप अधिक ईमानदार बने, आपसे ये अपेक्षा की जाती है। आप अपने क्षेत्र में अधिक काम करें, अच्छा काम करें, उसके बाद में आप जिस परिवार में है, जिस परिवार का अंग है, उसके दायित्वों को पूर्ण करें और उसके उपरांत आपकी रुचियों का नंबर आता है। तो निश्चित रूप से मेरी सबसे बड़ी और कह सकते हैं कि सबसे प्रमुख रुचि जो है पढ़ना लिखना ही है। मित्रों की बातें सुनना, उनके कार्य करना, घर परिवार के कार्य करना, विद्यालय के कार्य करना, उसके बाद जितना भी समय मिलता है, जितना भी समय मैं निकाल पाता हूँ, मैं पढ़ने लिखने में ही उपयोग करता हूँ। खेलने में बहुत कम रुचि है। निश्चित रूप से साहित्य है तो साहित्य में, संगीत है, कला है, इन क्षेत्रों से जुड़ा हुआ हूँ मैं। रंगमंच, कुछ नाटक देखने पढ़ने पसंद है। निश्चित रूप से ये जो आलोचना का कार्य है या जिस ढंग का कार्य मैं करता रहा हूँ, उसमें समय की बहुत आवश्यकता होती है। तो आप ये समझ लीजिए कि दिन रात जितना समय मैं साहित्य के लिए अपने सभी व्यस्ततम कार्यों से निकाल पाता हूँ, निकालने की कोशिश करता हूँ। अगर इस दुनिया में भगवान ने नींद नहीं बनाई हो और सोना नहीं हो तो मैं पढ़ता रहता हूँ, कुछ लिखने पढ़ने की योजना भी रहूं। नहीं, सच कहते हैं ये जुनून है, कहाँ दिल जले को सुकून चाहिए, जुनू के लिए बस जुनू चाहिए। तो मैंने देखा कि आप जुनून के साथ काम करते हैं और जिस प्रोजेक्ट पे काम करते हैं पूरा तन्मयता के साथ आप उसे जुड़ जाते हैं। आज के नवोदित साहित्यकारों के लिए, लेखकों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो कैसे आगे बढ़े साहित्य के क्षेत्र में? देखो, साहित्य में बड़ी त्रासदी विडंबना ये है कि जो 50 साल का हो चुका है और जिसने साहित्य में काफी काम कर दिया है, उसको भी हमारे जो साहित्यकार है वो कहते हैं युवा रचनाकार। तो अभी तो फिलहाल तो मैं ही युवा में काउंट किया जा रहा हूँ, तो मैं कोई बहुत वरिष्ठ नहीं हो गया हूँ। मैं ऐसा दावा भी नहीं करता हूँ, मानता भी नहीं हूँ। कोई उम्र से भी वरिष्ठ नहीं होता, लेखन से भी वरिष्ठ नहीं होता है। अपने कार्यों के द्वारा हम पहचान बनाते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं, समय उसका मूल्यांकन करता है। तो जो मेरे मित्रों से, नवोदित लेखकों से था, बिल्कुल मैं आपको कह रहा हूँ कि हमारे राजस्थानी में तो आप कहेंगे कि नवोदित, मुझे भी कह देंगे, मुझे भी नवोदित कह सकते हैं। बहुत सारे वरिष्ठ हो, 40 से अधिक पुस्तकें आपकी पब्लिश हुई हैं, आपने हर विधा में काम किया है, आपको कौन बराबरी कर सकता है इतनी आसानी से? नहीं, वो तो समय फैसला करेगा। लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि जो नए लेखक है, जो नए मित्र है, नवोदित है, उनको चाहिए कि वो जिद और जुनून के साथ में काम करें। ऐसा कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं है साहित्य की, आपकी इच्छा हुई आपने काम कर दिया छोड़ दिया, ऐसा। आप जो कुछ करें वो पूरी ईमानदारी से करें और आप मिशन के रूप में आए। या साहित्य में अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आपको समय देना पड़ेगा, आपको श्रम देना पड़ेगा, आपको बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा, आपको बहुत कुछ जानना पड़ेगा।
ठीक है। आप जो कुछ लिख रहे हैं वो लिखने से पहले जरूरी है कि जो कुछ लिखा जा चुका है, जो हमारे पहले लिखा जा चुका साहित्य है, उसको अध्ययन करेंगे, आप अपनी परंपरा को जानेंगे, अपनी परंपरा से किस प्रकार आपकी आधुनिकता विकसित होती है उसको जानेंगे, तब आप एक कोई रास्ते पे चल पाएंगे। तो सबसे जरूरी है साहित्य में आप किसी मंजिल पर पहुंचने की कल्पना तभी कर सकते हैं जब आपने सही रास्ता चुना। आप सही रास्ता चुने तो निश्चित रूप से आप मंजिल तक पहुंचेंगे। बहुत अच्छा रहा आपके साथ विचार विमर्श। आपने कई चीजों पर, हिंदुस्तानी भाषा पर और अपने कृतित्व के सारे तत्वों के बारे में डिस्कशन किया। आपकी एक सफल साहित्य यात्रा है, उसके लिए साधुवाद, अभिनंदन और बधाई। धन्यवाद, धन्यवाद सर जी, धन्यवाद। आशा है कि ऐसे अवसरों पर जब भी अनुस्वार को लगे कि दैया साहब से विचार विमर्श करना चाहिए तो आप उपलब्ध रहेंगे। बहुत बहुत आभार। बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार।